नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंद किसान में। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। आज हम बात करेंगे गन्ने के किसानों की, उनके बकाया भुगतान की। हाल ही में जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जहां गन्ना एक प्रमुख फसल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग हर गांव में किसान जो हैं इस फसल को उगाते हैं। तो उनकी जो आजीविका है वो सीधे सीधे तौर से गन्ने के भाव से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने जो स्टेट एडवाइज्ड प्राइस है गन्ने का उत्तर प्रदेश में, उसको 25 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बढ़ा दिया है। अगर बात करें किलोग्राम में तो 25 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। समझते हैं हमारे साथ आज शुगर टेक्नोक्रेट हैं। यूपी स्टेट शुगर कॉरपोरेशन में कई सालों तक इन्होंने काम किया है बतौर जीएम, जनरल मैनेजर, और प्राइवेट सेक्टर की चीनी मिलों में भी काम किया है। और फिलहाल ये कंसल्टेंट हैं, शुगर टेक्नोक्रेट हैं। एथेनॉल और पावर जनरेशन जैसे प्रोजेक्ट्स पर ये अपनी सलाह देते हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं प्रदीप कुमार आर्यन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप कुमार जी इस चर्चा में। सबसे पहले मेरा यही सवाल कि एसएपी 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है, वो भी 4 साल बाद। किसानों का कहना है सीधे सीधे, क्योंकि इन दिनों किसान आंदोलन चल रहा है और आज भारत बंद भी है देश भर में, तो किसानों का गुस्सा बिल्कुल उबाल पर है और उनका सीधा सीधा मांग थी कि 425 रुपए प्रति क्विंटल भाव होना चाहिए गन्ने का। सबसे पहले यही सवाल कि ये इस पर खुश हुआ जाए या पीठ थपथपाने की बात है जैसे कि सरकार कर रही है, या फिर किसानों का गुस्सा जायज है, क्या कहेंगे? देखिए, बात किसानों की तो बहुत बहुत अधिक काफी जायज लग रही है। 400 रुपए जो वो कह रहे हैं उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लग रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं इसमें ये भी देखना है कि जो पिछली सरकारें उन्होंने एकदम 65 बढ़ाया, फिर 120 बढ़ाया, लेकिन खाली गन्ने के दाम बढ़ाने से काम नहीं चलेगा ना। उसका पेमेंट भी तो किसान को टाइम से मिलना चाहिए, तब उसका फायदा है। तो इन्होंने कोशिश तो की है बढ़ाने की, लेकिन ये सही जगह पे किसान के हिसाब से नहीं पहुंचे। उसका कारण ये है, मैं ये कहना चाहूंगा कि गन्ने का दाम तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या सरकार को है, क्या समस्या किसान को है। किसान के साथ समस्या ये है कि जितनी भी इनपुट है, कॉस्ट है, डीजल है, पेट्रोल है, सीड है और जितनी फर्टिलाइजर है, इन सब वजह से कॉस्ट तो बढ़ती जा रही है। वो उसके हाथ में नहीं है और उसकी यील्ड भी उसके हाथ में नहीं है, क्योंकि जो सीड्स अवेलेबल है, जो सीड्स अच्छे से अच्छा अवेलेबल वो किसान लगाता है। ऑन दी अदर हैंड गन्ने का जो शुगर मिल्स हैं उनका रिपेमेंट की कैपेसिटी तब बढ़ेगी पूरी जब उनको, किसान के लिए तो जरूरी है यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ केन, वो डिपेंड करेगी गन्ने की वैरायटी के ऊपर। तो इसमें एक पार्ट को आता है गवर्नमेंट का कि जो जितने भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, अब जैसे 28 वैरायटी आई थी, एकदम यूपी की जो रिकवरी 9.5 पौने 10 से ऊपर बढ़ती ही नहीं थी, वो एवरेज रिकवरी 11.1.2 आई। इसका मतलब ये है कि जो वहाँ का सॉइल है उसके हिसाब से अगर नई वैरायटीज डेवलप की जाए जल्दी से जल्दी, ताकि उनसे कम से कम 12 साढ़े 12 तक रिकवरी आए, तो यील्ड ऑफ केन आगे बढ़ेगी, हायर लेवल पे जाएगी और शुगर मिल्स को भी कम गन्ना, उतने गन्ने में ज्यादा रिकवरी मिलेगी। इससे क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और किसान का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गन्ने का वो कम हो जाएगा किसी हद तक। उसको फर्दर कम करने के लिए, जिससे किसान को पूरा पैसा, वाजिब पैसा मिले, उसके साथ में बेसिक चीज ये है सीड का। हमने जैसे कंसल्टेंसी, इंटरनेशनल कंसल्टेंसी में, स्पेशली नेपाल में, इथियोपिया में, हमने वहाँ देखा अभी तक किसान 3 बड का एक छोटा गन्ना होते हैं, तो उसमें टोटल क्वांटिटी सीड की पर हेक्टेयर ज्यादा होती है। उसी को अगर हम टेक्निकली, साइंटिफिकली एक बड से गन्ने की एक आंख से उस पूरी में उस एक आंख से हम पौधा डेवलप करके फिर उसको पॉलीथीन में यहाँ डेवलप करें रिसर्च सेंटर पे या अपने फैक्ट्री में, और फिर जाके उसको प्लांट कर दें, तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट जो सीड में लगती थी वही कम से कम 40% कम हो जाती है, 40-50% तक कम हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसी तरह से फर्टिलाइजर है, बायो फर्टिलाइजर किसान के खेत में डेवलप हो, केंचुए से वहां भी खुद ही फर्टिलाइजर डेवलप हो, उसको खरीदना ना पड़े। इसी तरह पानी का है, पानी में अभी बिजली और पानी लगाने में जो खर्चा आता है वो भी किसान का सब्सटेंशियल अमाउंट होता है गन्ने की खेती करने में।
उसको कम करने के प्रचार उपाय किए जाएं। जैसे पानी का जो गवर्नमेंट का एक सिंगल नल से जाता है और उसका प्रॉपर फ्लो और डिस्ट्रीब्यूशन पूरे एरिया में हो, तो उसको किसान को कम पैसा देना पड़ेगा, टाइम से उसको पानी मिले। अब होता क्या, जब टाइम पे पानी की जरूरत होती है तब पानी आता नहीं है, तब उन लोगों को ट्यूबवेल चलाना पड़ता है। तो इरिगेशन फैसिलिटी को गवर्नमेंट लेवल पे ये करना पड़ेगा। ये तो हो गया गवर्नमेंट का पार्ट। किसान का पार्ट ये है कि वो छांट करके अच्छी से अच्छी वैरायटी जो भी उसे अवेलेबल हो उनको लगाए, ताकि उसकी पर हेक्टेयर यील्ड बढ़े। अब 1 हेक्टेयर से सिर्फ 600 कुंटल 700 कुंटल, विदेशों में तो मैंने देखा 1000-1200 कुंटल आराम से बहुत अच्छी तरह से आती है। इथियोपिया में एक शुगर मिल के पास 18 गाड़ियां केवल केन डिपार्टमेंट में। उनका काम ही केवल ये है कि किसान को पूरा सपोर्ट करते हैं, उसको सीड अवेलेबल कराएंगे, फर्टिलाइजर बायो कल्चर कराएंगे, ये केचुए से उसके जो जितने भी खेत में उससे फर्टिलाइजर बनाएंगे। इस तरह से गन्ने की जो कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, पहला नंबर 1 ये है कि उसी को कम किया जाए। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है फैक्ट्री का। किसान को पूरा पैसा तब मिलेगा जब पर क्विंटल गन्ने की कीमत ज्यादा आएगी। फैक्ट्री को क्या दिक्कत है कि अब जो भी उसके पास आता है वो जो भी रेट तय होता है, जैसे अर्ली वैरायटी का 350 हुआ, 350 लिंक्ड विद केन रिकवरी है, 10 पे है। अब अगर रिकवरी बढ़ती जाएगी उतना पेमेंट बढ़ता जाएगा पर क्विंटल। भाई 11 हो जाए, 11.5 हो जाए, 12 हो जाए, जैसे पिछले साल उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट रिकवरी रही, बिकॉज उसमें सीड की उसमें बड़ा काम किया गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने भी काम किया, किसान ने भी काम किया, डिपार्टमेंट ने भी काम किया। उसका फायदा ये हुआ कि जहाँ 9.5 पौने 10 पे रुकी रहती थी, वो रिकवरी 11.5 तक एवरेज 11.25 आराम से आई। उससे डेफिनेटली किसान को भी ज्यादा पैसा मिला, और उस रिकवरी को फैक्ट्री को वो गन्ना, ऐसा नहीं कि गन्ने के नाम पे कुछ भी डाल दो और उसमें, क्योंकि देखिए इन्होंने 3 वैरायटी रखी है, इन्होंने 3 कैटेगरी बनाई है। जो रिजेक्टेड वैरायटी है उसका 330 पे 335 रुपए ही है, जो उससे बेटर वैरायटी है 340 रुपए है, और जो अर्ली वैरायटी हाई शुगर वैरायटी का 350 है। इसी से क्लियर है कि हमारा सबसे पहले गवर्नमेंट लेवल पे, किसान लेवल पे, फैक्ट्री लेवल पे, पूरे डेवलपमेंट एरिया में गन्ने की यील्ड पर हेक्टेयर बढ़ानी है। उस गन्ने की यील्ड का जो कंसेप्ट शुरू से चला रहा है उसको मैं कहता हूं एज शुगर टेक्नोलॉजी, शुगर यील्ड पर हेक्टेयर, दैट इज इंपॉर्टेंट। दिस इज ए फिगर व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द पीरियड। तो एक एरन साहब कंसल्टेंट के तौर पर हैं, ये आपने बिल्कुल सतही जो बिल्कुल ही बारीकियां हैं उसमें जाकर आपने ये बात सामने रखी है कि इस पूरी समस्या को सतही तौर पे ना देखा जाए। ऊपर से तो दिखता है कि तमाम तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन अगर जड़ को पकड़ा जाए तो जड़ में ये है कि आपको अच्छी वैरायटी पैदा करनी होगी जिसमें से अच्छी उत्पादकता हो, तो फिर चीनी मिलें भी फायदे में रहेंगी, तो उनके पास फायदा होगा, तो वो उस फायदे में से किसानों को भी बेहतर तरीके से रुपए उनका भुगतान कर सकेंगे। लेकिन इसमें एक और पॉइंट आता है, अगर मैं किसान के पर्सपेक्टिव से बात करूं, कि ये तो एक फैक्टर है, अगर बाकी फैक्टर्स की बात की जाए कि जो ब्राजील और थाईलैंड में रकबा कम हुआ है या वहां की फसल में प्रॉब्लम हुई है, तो एक्सपोर्ट जो है, भारत के जो द्वार हैं वो खुल गए, यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, होने की संभावना बढ़ी हुई है। सरकार भी एक्सपोर्ट सब्सिडी दे रही है। बात करें बाय प्रोडक्ट्स की, शुगर मोलासेस से ये तमाम तरह की कोरोना काल में सैनिटाइजर्स बने हैं, एथेनॉल को सरकार बढ़ावा दे रही है, चीनी के भाव भी ठीक ठाक है और आने वाले समय में इस तरह की खबरें आ रही हैं कि चीनी का भाव और ज्यादा बढ़ सकता है। तो अगर बात की जाए लिक्विडिटी की, तो जो चीनी मिले हैं उनके पास तो पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी मौजूद है। आपने जो पॉइंट बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है, अहम है, लेकिन बाकी चीजों को अगर देखा जाए तो लिक्विडिटी की कमी नहीं है। फिर किसानों का ये गुस्सा कितना जायज है कि हमें क्यों नहीं मिलता अपना पैसा। अनिका जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लिक्विडिटी के मामले में बहुत कुछ गवर्नमेंट ने भी किया है, किसान ने भी किया है और मिलों ने भी किया है। उसकी वजह से आज मिल के पास इतनी अच्छी लिक्विडिटी है कि एक्सपोर्ट आराम से हो सकता है। आपने कहा ही है, तो ब्राजील में इस साल सूखा पड़ गया तो चीनी की डिमांड वर्ल्ड में बढ़ गई। डिमांड बढ़ेगी तो उसकी कॉस्ट भी, उसके सेल प्राइस भी बढ़ेगा, नेचुरल है, ऑब्वियस है। इथेनॉल का सेल करते हैं, पावर जनरेशन का सेल करते हैं, पावर जनरेट करके जो विकास बचती है भूसा, वो जो पहले इधर उधर दे दिया जाता था और उनको खली के काम में आता था, उससे अब पावर जनरेशन हो रहा है।
पावर जनरेशन जो पावर ग्रिड को दिया जा रहा है हर एक मिल से, उसके प्राइस गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, इसलिए कि इनको लिक्विडिटी बढ़े। इसी तरह इथेनॉल गवर्नमेंट काफी खरीद भी रही है और इथेनॉल के प्राइस भी उन्होंने बढ़ाए हैं। तो इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि मिलों की नीयत भी ठीक होनी चाहिए। भाई जब उधर किसान मेहनत कर रहा है, आपकी लिक्विडिटी इंप्रूव हो रही है, तो उसका गन्ना का पैसा क्यों नहीं मिलता? एक्चुअली जो भी कितनी सारे कमीशन, भार्गवा कमीशन और इतने कमीशन गवर्नमेंट से अब तक बन चुके हैं, पीसीओ कमीशन बन चुके हैं, ये सीधी सीधी बात है कि जो रियलाइजेशन है, जो सेल करने के बाद सारा पैसा उसको मिलता है, मिल को मिलता है, वो प्रति क्विंटल गन्ने का में उसका कितना हिस्सा आना चाहिए, ये डायरेक्टली उसको लगभग 60% का पेमेंट अगर तुरंत हो जाए तो काश्तकार की इससे इतनी अच्छी स्थिति हो जाएगी कि वो गन्ने की खेती और अच्छी तरीके से कर सकेगा, और अच्छी तरीके से कर सकेगा तो राष्ट्र को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, और मिलों को फायदा होगा, इंडस्ट्री को फायदा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली मेरा तो अपना बिल्कुल इनोवेटिव आइडिया है कि एक टास्क फोर्स बनना चाहिए। उस टास्क फोर्स में फार्मर रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, मिल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, और जुडिशियसली ये चेक करें कि वास्तव में टोटल रियलाइजेशन कितना हो रहा है और टोटल गन्ने की कॉस्ट कितनी आ रही है, उसमें मार्जिन कितना है, और किसानों की अगर डिमांड जायज है तो उनको पैसा मिलना ही चाहिए। ये सबसे पहली बात है, क्योंकि जब तक किसानों को पैसा नहीं मिलेगा इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इंडस्ट्री का मतलब भविष्य बहुत पुअर होगा। सबसे पहले तो वही है, ही इज द प्रोड्यूसर, अन्नदाता तो वही है ना, वो गन्ना देगा तभी तो फैक्ट्री चलेंगी। और फैक्ट्रियों में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अभी भी इनोकुलेशन पूरा इंडिया में नहीं हुआ, एक्सट्रैक्शन। आप बोलिए। गए हैं कंसल्टेंट के तौर पे, आपने वहां पर किस तरह का पूरा सिस्टम देखा, किस तरह की तकनीक देखी जो आपको लगता है कि भारत में भी हम उस तरह की तकनीक ला सकते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम जो गेट होता है वहां पे जो तोलाई होती है, पर्चियां बंटती हैं, उसके बाद फैक्ट्री में तमाम तरह की जो टेक्निकल जो उस पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मशीनरी में, किन किन चीजों पर आप हमें बता सकते हैं दर्शकों को कि कहाँ कुछ छोटी मोटी या बड़ी बड़ी क्या तब्दीलियां की जाए जिससे ये दिक्कत दूर हो? देखिए, मैं बिल्कुल सीरियल वाइज आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो मैंने पहला पॉइंट किया था, गन्ने की क्वालिटी, उसका टोटल यील्ड, ये इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है। इथियोपिया में मैंने देखा कि उनके गन्ना विभाग, यानी शुगर मिल में उतना टेक्नोलॉजी में आदमी नहीं थे जितना गन्ने विभाग में थे। उनके पास 18 गाड़ियां केवल गन्ना विभाग में थी। वो क्या करते थे, कुछ कोयम्बटूर से एक गन्ना ले गए, एक गन्ना ऑस्ट्रेलिया से ले आए, एक गन्ना वहां से चाइना से ले आए। उन तीनों का एक हाइब्रिड वैरायटी अपने गवर्नमेंट की, अपनी इथियोपिया की हाइब्रिड वैरायटी निकालते थे, EN करके, EN समथिंग, EN 3-5 इस तरह से करके। और उसमें मैंने वहां देखा, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि वहां पर रिकवरी 12.5-13 के आसपास आ रही थी। मुझे आश्चर्य भी हुआ, मैंने कहा भाई इसमें सब कुछ गड़बड़ तो जरूर है। उन्होंने कहा आप चेक कर लीजिए। हमने चेक किया, मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ कि ये फंडामेंटली, इसीलिए मैंने पहली बात ये कही कि गन्ने की क्वालिटी, गन्ने की टोटल यील्ड, और यील्ड का तो बात यह है कि सारा काम सिर्फ खेत किसान का होता है, बाकी सारा काम मिलें करती हैं। मिलें लगा के उसकी जुताई से, बुआई से, उसकी नराई से और कटाई तक, जब तक वो मैच्योर ना हो जाए, और कटाई का सारा लॉजिस्टिक्स होता है, साइंटिफिक लॉजिस्टिक्स होता है, किस खेत में कब कटाई होनी है ताकि जो मैक्सिमम रिकवरी हम हासिल करें। ऑन दी अदर हैंड फैक्ट्री साइड में जो एक्सट्रैक्शन है, यहाँ हमारे यहाँ अभी बहुत ही, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी चल रही है, टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में भी नई आई है, लेकिन उतना तेजी से डेवलपमेंट नहीं हुआ कि शुगर का गन्ने से एक्सट्रैक्शन फास्ट ज्यादा हो, ताकि उसमें लॉस कम हो विकास में, और मोलेसिस में लॉस कम हो, और प्रोसेसिंग में इसे नई नई चीजें लगाई जाए, टेक्नोलॉजी लगाई जाए, ताकि शुगर का लॉस ही कम हो। जब लॉस कम होगा तो रिकवरी ज्यादा आएगी, रिकवरी ज्यादा आएगी तो उसी 1 क्विंटल गन्ने से जितना चीनी मिल के सेल करने से, उससे पावर जनरेशन करने से, एथेनॉल करने से जो यील्ड मिलती है, उससे कम से कम 2.25 गुना मिलेगा। तो नेचुरली खुशी खुशी भी किसान को पैसा मिलेगा। लेकिन ये फंडामेंटल अपनी जगह क्लियर है कि इसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक टास्क फोर्स बनना चाहिए। ये बात जज करनी चाहिए कि भाई आके एक्चुअली जुडिशियसली सॉइल कंडीशंस के हिसाब से, वहाँ की अवेलेबल वैरायटीज के हिसाब से कितना मार्जिन एक्चुअली मिल को बन रहा है,
और कितना मार्जिन गन्ने को किसान को बन रहा है। दोनों में आपस में समन्वय होगा तभी ये सॉल्यूशन होगा, वरना ये इतने दिनों से ये झंझट जो चलता आ रहा है, गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा, किसान परेशान है और इधर फैक्ट्री कहती है हम परेशान है। लेकिन आज की स्थिति में फैक्ट्री के पास काफी अच्छा स्कोप है। भाई इथेनॉल बहुत अच्छा निकल रहा है, गवर्नमेंट ने प्राइसेस बड़े अच्छे कर दिए और इस साल कंजम्पशन भी इथेनॉल का बढ़ा है और ये इसका जो मिक्सिंग करते हैं वो ले जाएंगे 15-20% तक, ब्राजील में 30% तक है, कोई दिक्कत नहीं है। गडकरी साहब ने कह ही दिया है इसका हम और बढ़ाएंगे और बढ़ना चाहिए, वो मस्ट है। इसी तरह पावर जनरेशन का है। अरे भाई पावर जनरेशन में हम जो इतनी हाई ग्रेड की टेक्नोलॉजी लगाते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, सबसे पहले तो फॉसिल फ्यूल को खत्म करके जो ये बायोफ्यूल बिगास आता है इससे मैक्सिमम जनरेशन करना चाहिए। और बहुत हुआ है पिछले 10 सालों में, पिछले 8-9 सालों में, 10 सालों में इतना जनरेशन पावर का बढ़ा है इंडिया में कि इंडिया इज नोन एज ए पावर जनरेशन शुगर प्लांट्स। मतलब शुगर प्लांट के लिए पावर, इथेनॉल, फर्टिलाइजर ये मेन प्रोडक्ट हो जाता है क्योंकि इससे सेल प्राइस अच्छा मिल रहा है और शुगर उनका सेकंड प्रोडक्ट हो जाता है। गडकरी जी ने बहुत बड़ा काम किया है कि एथेनॉल की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्होंने ये भी सब अलाउ कर दिया भी, जहां पर शुगर में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है, कोई जरूरी नहीं कि सभी से खूब एक्सट्रैक्शन में पैसा लगा के ये करके शुगर को ही एक्सट्रैक्ट के पीछे पड़े रहे। उन्होंने उसको बीच में से डाइवर्ट कराने का भी परमिशन दी। बी मोलेसिस से भी हम इथेनॉल बना लेते हैं, सी से तो बनता ही बनता है। इस तरह से दोनों में बैलेंस करके हमें अल्टीमेटली क्या देखना है, कोई भी एक्टिविटी हो उससे हमें प्रॉफिट जनरेट करने हैं ना, वो प्रॉफिट किसान के लिए, मैक्सिमम किसान के लिए, क्योंकि बेसिक जो रॉ मटेरियल वही दे रहा है और उससे फैक्ट्री भी सर्वाइव करे। तो ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को इसमें और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इतने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को कनेक्ट कर दें शुगर मिलों से कि वहां की जो सॉइल सर्वे करने के बाद में वहां का एरिया की सॉइल सर्वे जो उस जगह के लिए एक्चुअल वैरायटी, हाई शुगर वैरायटी वो डेवलप की जाए और इनका लगातार मॉनिटरिंग करे गवर्नमेंट, तब उनको तनख्वाह मिले, तब उनका काम हो। यानी आप ये भी पूरी अच्छे तौर से बता रहे हैं कि किस तरह से जो फार्म एक्सटेंशन सर्विसेज जो हैं उनको और ज्यादा मुस्तैदी से लागू करना पड़ेगा। आज की जो हालत है, आज की जो स्थिति है, क्या किसानों को उसका समुचित लाभ मिल पाता है? क्योंकि फार्म एक्सटेंशन सर्विसेज मौजूद हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, जो शुगर केन से रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी अपना आकलन है कि शुगर केन उत्तर प्रदेश में जो उत्पादन लागत है वही कुछ 300 से ऊपर की लागत बताई जाती है। जो इनकी किसान परामर्श समिति है, मुख्य सचिव, उन्होंने भी लागत 352 खुद से बताई है। तो अब जब खुद सरकार ये भाव बढ़ा रही है और इस भाव को देखकर सभी लोग कह रहे हैं कि ये नाकाफी है, क्योंकि महंगाई दर को जोड़ दीजिए, तमाम फैक्टर्स देख लीजिए, तो ये पूरी तरह से नाकाफी है। तो ऐसे में फिर क्या किया जाए? आपने ये पूरे बुनियादी बातें बताई हैं, लेकिन इसमें अब सरकार को अगर आपकी तरफ से मैं टॉप 3 सलाह मांगू, ताकि उनको भी इस तरह की सलाह चाहिए, वो खुद किसानों की भला करना चाहते हैं, किसान उनके लिए केंद्र में रहते हैं, उनका हमेशा ये कहना होता है, तो कैसे किसानों का भला हो? टॉप 3। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए सरकार की भी इच्छा, सरकार की भी परिस्थिति वश प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सरकार के दिमाग में तो ये है ही है कि अगर किसानों को पूरा प्रॉफिट मिलेगा अपने उनके उत्पाद का, तो गन्ने की फसल अच्छी होगी, इंडस्ट्री का भविष्य अच्छा होगा। तो जो मैंने बुनियादी बातें बताए हैं, इनमें आपस में समन्वय की बहुत सख्त आवश्यकता है कि गन्ने, अच्छा जैसे बेसिक चीज जो शायद ऑस्ट्रेलिया में है, हमारे यहाँ नहीं है, कि जो गन्ना चीनी मिल को मिलता है, इसीलिए उन्होंने 3 वैरायटी रखी है, 350, 340, 335। जो गन्ना चीनी मिल को जा रहा है वो शुगर कंटेंट के हिसाब से पेमेंट हो उसका, तो नेचुरली किसान भी उसके बारे में बहुत ज्यादा आगाह होगा। भाई मेरी रिजेक्टेड वैरायटी नहीं ली जाएगी, मेरी रिजेक्टेड वैरायटी से कोई फायदा नहीं देने से, और मैं 350 क्यों, मैं तो 360 रुपए कमाऊं। तो शुगर कंटेंट का जो अभी तक भी वो सॉफ्टवेयर हमारे इंडिया में इतना प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है कि जो मिल को गन्ना सप्लाई हो रहा हो उसका शुगर कंटेंट निकले और उस शुगर कंटेंट के आधार पे उनके जो फिक्स्ड लॉसेस होते हैं चीनी के प्रोसेसिंग में, वो घटाने के बाद उसको पेमेंट मिले। मैं शायद अपनी बात कह पा रहा हूँ कि शुगर कंटेंट बेसिस पे अगर गन्ना सप्लाई हो तो मिलों को भी फायदा है,
किसान के मन में उत्साह होगा कि मैं ऐसा गन्ना पैदा करूं जिसमें और शुगर कंटेंट हो और दोनों को भला हो। रिकवरी के साथ तो जोड़ा हुआ है, लेकिन आपका कहना है कि जब शुरुआत में ही जब किसान गन्ना सप्लाई करे तो उस वक्त उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ऐसी कोई तकनीक होनी चाहिए जिसके माध्यम से शुगर कंटेंट भी मापा जा सके, और इसमें रिसर्च इंस्टीट्यूट एक अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, काफी काम हिंदुस्तान ने भी किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कमियां लैकुना रह गई कि इसको हम लोग पेटेंट नहीं कर पाए। जबकि ऑस्ट्रेलिया में तो पक्का है, वहां पर बड़े बड़े फॉर्म्स हैं और शुगर कंटेंट के बेसिस पे ही पेमेंट होता है, उसके बिना गन्ना वो लेते ही नहीं है। लेंगे भी तो उसका शुगर कंटेंट निकाल के उससे मल्टीप्लाई करके प्रोपोर्शनली गन्ने का पेमेंट होगा। इससे क्या हुआ कि जो किसान की समितियां हैं, किसानों का संगठन है, उनको भी पता लगा कि नहीं भाई, हमें तो गन्ने में जितना शुगर कंटेंट हम ज्यादा सप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा पैसा मिलता है। तो किसान भी इसमें उत्साहजनक हो जाते हैं और वो भी मदद करते हैं, वो भी बढ़ते हैं आगे। प्रमुख सवाल जो मेरे दिमाग में इस वक्त निकल कर आ रहा है, उपज रहा है, वो ये कि देश भर में आप जानते हैं कि 3 कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलनरत हैं। उनको लग रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, कॉर्पोरेट्स आएंगे तो उनकी खेती जो है वो चौपट हो जाएगी। कंपनियां अपने तरीके से, मनमाने तरीके से खाद बीज देंगी, अपने तरीके अपनाएंगी, बड़े बड़े फार्म्स होंगे, छोटे छोटे सीमांत किसान जो है धीरे धीरे कहीं खत्म ना हो जाए। आपने जो ये उदाहरण रखा ऑस्ट्रेलिया का, वहां बड़े बड़े फार्म्स हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है क्योंकि वो संभव हो पाता है उन बड़े फार्म्स पर। अब जब सरकार का कहना है कि हम ये बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि सरकार अपना हाथ पीछे पल्ला झाड़ कर अगर कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़ी कंपनियों को लाएगी तो उसमें सुधार संभव है, या अगर सरकार खुद से चाहे तो भी ये सारी चीजें कर सकती है? कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, मेरा तो इसमें बिल्कुल सिंपल बात है कि ये जो छोटे किसान हैं वो बेचारे गरीब हैं। वो गरीब ही क्यों हैं? 70 साल तो देश को आजाद होते हो गए, क्यों है गरीब अभी तक? एक कोई सामने ऐसा मॉडल नहीं है। जैसे कोऑपरेटिव में अमूल डेयरी बहुत बड़ा उदाहरण है। भाई, एक किसान, एक जो बेचारा पशुपालक है, वो दो ही एक भैंस और एक गाय पालता है, तो उसको सेल करना, मार्केट करना, उसको उससे मक्खन निकलवाना, फिर मक्खन को सेल करना, मट्ठे को सेल करना, ये संभव नहीं था। अमूल डेयरी एक ऐसी चीज कंसेप्ट बना कुरियन साहब से कि कोऑपरेटिव सेक्टर में लेके वहां पे क्रांति हो गई। दिस इज कॉल्ड व्हाइट क्रांति। उसी तरह गवर्नमेंट का मॉडल तो उसी सोच पे है, लेकिन अफसोस ये है कि गवर्नमेंट उस मॉडल को ठीक से एनालाइज करके, सुपरवाइज करके, उसकी जो कमियां हैं उनको ठीक से देख के सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रही। किसान को, हमारे यहाँ कंडीशंस बिल्कुल अलग हैं, विदेशों में जो जिनके बड़े बड़े फार्म, वहाँ कंडीशंस अलग हैं। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये कि इस मॉडल को इतनी गलत तरीके से शायद, या उसमें कुछ कमियां रह गई हैं जो अभी ठीक नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि पहली बार ही सब चीज लाई गई है। उसकी गलतियां ठीक करके, उसकी कमियों को ठीक करके लाया जाए। लेकिन किसान को प्रोटेक्ट करना, उसको सब्सिडाइज करना, उसके प्रोडक्ट को, चाहे वो छोटा किसान है, 1 एकड़ का है, 10 बीघे का किसान है, मैं कहता हूँ, तो उसको प्रोटेक्ट करना भी किसान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और उसके लिए इसमें अनफॉर्चुनेटली गन्ने के केस में या और फसलों के केस में ये हो नहीं पाता है कि हमारे वहाँ 2-2 एकड़ के छोटे छोटे किसान हैं, तो हर एक का मॉनिटरिंग करना, किससे कितना सामान मिला, प्रोडक्ट मिला, उसकी क्वालिटी क्या वही है जो औरों की हो रही है, क्या उसको वही पेमेंट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। इन सब चीजों की वजह से ये अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इसमें ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक कर रही है, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मॉडल जो गवर्नमेंट ने सोचा है वो उसी आधार पर सोचा है। और इसमें कॉर्पोरेट्स को इतनी आजादी नहीं होनी चाहिए, जो भी गवर्नमेंट ही करेगी, कि किसान को कोई नुकसान हो जाए। यानी सोल्यूशन अगर हम देखें तो अपने गरिबान में झांकें तो यही है, कहीं है, उसे टटोलना पड़ेगा, उसको और मजबूती से उस पर काम करना होगा। सॉल्यूशंस आप अपने अंदर ही हैं, सरकार को और किसान को आपस में समन्वय बिठाना पड़ेगा। रिसर्च जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी भागीदारी और ज्यादा करनी होगी। अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, किसान और सरकार आपस में मिलकर ये ठान लें कि हमें इस इंडस्ट्री को वापस
बुलंदियों पर पहुंचाना है। तो मुझे लगता है कि ये सब संभव है, जैसे कि प्रदीप कुमार आर्यन जी ने अपने इनसाइट्स शेयर किए, और हम उम्मीद करते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्धारक, उनको इस चर्चा से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मिले होंगे जिस पर वो विचार कर सकते हैं और किसानों का भला हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप कुमार आर्यन जी हमसे ये इनसाइट्स शेयर करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।